इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको एनर्जी बैंड गैप क्या होता है ये बताया था। देन हमने फर्मी लेवल्स को भी डिस्कस करा था, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं जिसकी बेसिस पे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को हमने डिवाइड करा था, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग धीरे धीरे एक एक मेटेरियल टाइप के मेटेरियल को पकड़ेंगे। अभी करेंटली मैं शुरुआत करने वाला हूँ इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक से। आने वाले समय में हम लोग कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स को भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर्स की बात कर लेते हैं। अगर इंसुलेटर्स की अगर हम दो डेफिनेशंस होती हैं बेसिकली। अगर मैं इंसुलेटर की डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन, तो एक होती है इंसुलेटर की बैड डेफिनेशन। बैड डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, जो खराब है, कि ये क्या होती है कि इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो हिंडर करते हैं, दैट हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि अगर एक खराब डेफिनेशन की बात की जाए, जो नेगेटिव इमेज बनाई जाती है इंसुलेटर्स की, तो ऐसे कोई भी मटेरियल जो क्या करे, करंट का जो फ्लो होता है उसको रोकने की कोशिश करे, हिंडर्स करे, ब्लॉक करे करंट को, ऐसी ऐसा जो भी मटेरियल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इंसुलेटर्स। दीज मटेरियल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है। एक इसकी गुड डेफिनेशन भी होती है, गुड डेफिनेशन। और वो क्या होती है, वो होती है ऐसा कोई भी मटेरियल जो प्रिवेंट करे, दैट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ करंट, लीकेज ऑफ करंट इन अनवांटेड डायरेक्शन, इन अनवांटेड डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो अगर हम लोग पॉजिटिव इमेज बना के अगर इंसुलेटर की बात करें या पॉजिटिवली समझने की कोशिश करें, तो इंसुलेटर एक ऐसे मटेरियल हो गए जो कि लीकेज ऑफ करंट को रोकते हैं, यानी कि करंट को लीक नहीं होने देते किसी भी वायर से। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका इस्तेमाल हम लोग देखते होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट से वायर खरीद के लाते हो, कोई भी वायर खरीद के लाओगे, तो उसके ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर चढ़ी होती है। तो ये इंसुलेटर की लेयर अगर नहीं होगी तो आप वायर को पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, या घर में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इंसुलेटर इतने भी खराब नहीं है जो हम लोग जानते हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव डेफिनेशन और वी कैन सिट गुड डेफिनेशन। यानी कि अगर आपसे कहा जाए, नजरिया की बात है, तो अगर पॉजिटिव अगर आपकी सोच है, तो इंसुलेटर से एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो लीकेज होने से रोकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैड डेफिनेशन की बात की जाए, यानी कि अगर हम लोग नेगेटिव पार्ट की बात करें, तो इंसुलेटर करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। ये उनकी एक, हम कह सकते हैं कि ये दिस इज टाइप ऑफ नेगेटिव टाइप की इफेक्ट है। ठीक। तो अब लीकेज होने का क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ एक वायर की जिसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्योंकि इंसुलेटर है, तो ये हम लोग एक इंसुलेटर की लेयर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर लेयर। नाउ इस इंसुलेटर लेयर का काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये इस करंट को इस वायर के अंदर ही बने रहने देती है। ये करंट फ्लो होके इस इंसुलेटर की सरफेस पे नहीं फ्लो होता है। ठीक है। यानी कि इंसुलेटर की जो लेयर है, अगर ये ना हो, अगर हम इसकी जगह, इंसुलेटर की जगह किसी कंडक्टर की लेयर बना दें, तो ऐसे में क्या होगा, जो करंट वायर के अंदर फ्लो होना चाहिए था, वो इस अपर सरफेस पे फ्लो होने लगेगा। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर जो वायर होता है वो उसके आउटर सरफेस पे फ्लो होता है, इसी करंट की अगर बात करते हैं। ठीक है। तो इंसुलेटर काम क्या होता है कि ये जो करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, इसे उसी कंडक्टर के अंदर मेंटेन रखना, उसे लीक ना होने देना। तो दिस इज, ये जो करंट ऊपर आ गया या ये जो करंट इस कंडक्टर से बाहर निकल गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीकेज करंट, लीकेज करंट। यानी कि अगर कंडक्टर से कुछ करंट बाहर फ्लो कर गया, इंसुलेटर में फ्लो कर गया, तो इट इज व्हाट वी कॉल्ड, या प्लास्टिक मेटल फ्लो कर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं लीकेज करंट। तो करंट को लीक ना होने देना, पूरी तरीके से उसे कंडक्टर के अंदर ही कन्फाइन रखना, ये काम होता है इंसुलेटर का। आयु समझ में आ गई होगी। और ऐसा क्यों कर पाता है, ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी जो होती है इसकी, वेरी लार्ज रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है। वेरी लार्ज रेजिस्टिविटी होती है। ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ एक अच्छा इंसुलेटर कौन सा होगा, एक अच्छा इंसुलेटर की अगर बात करते हैं, तो गुड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर वो होगा जो बिल्कुल भी इस करंट को लीक ना होने दे, यानी कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई हो। ठीक है। और ये जो बहुत ही हाई, वेरी वेरी हाई रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। ये तीन चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
जिसके ऊपर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो पहली चीज कौन कौन सी है उसमें से? फर्स्ट चीज है प्योरिटी, पहली चीज है प्योरिटी। दूसरी चीज है सरफेस कंडीशन, सरफेस कंडीशंस कैसी हैं। और तीसरी चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज जो आपने अप्लाई करा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो यानी कि मैंने बताया ना कि इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर कौन सा होगा? जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी ही एक तरीका है जिससे आप करंट को रोक सकते हो, लीकेज को। तो रेजिस्टिविटी कब हाई होगी? वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी? तो तीन चीजों पर। कितना प्योर इंसुलेटर है आपका, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा है सरफेस की कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि जो आपका इंसुलेटर है उसका सरफेस किस कंडीशंस में है, कितना स्मूथ है। और तीसरा आ जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, यानी कि कितना वोल्टेज का आपने मैग्नीट्यूड लगा रखा है या किस स्ट्रेस में वो इंसुलेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अच्छा, अगर इंसुलेटर्स को हम एनर्जी बैंड गैप से समझने की कोशिश करें तो हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी भी। वैसे मैं बता चुका हूँ, एनर्जी बैंड गैप से अगर हम इंसुलेटर को समझने की कोशिश करते हैं, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी, अगर हम एनर्जी बैंड गैप थ्योरी से इंसुलेटर की बात करते हैं तो हम जानते हैं एक होता है कंडक्शन बैंड जो कि हाई एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है वैलेंसी बैंड जो कि लो एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वैलेंसी बैंड। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर के एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो कुछ इस तरीके से होता है। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंसी बैंड में होते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंसी बैंड में होते हैं। फर्मी लेवल इनका बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फर्मी लेवल। फर्मी लेवल इनका बिल्कुल सेंटर में होता है। वैलेंसी बैंड इनका कंप्लीटली फुल होता है, कंप्लीटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली फुल होता है, यानी कि पूरा का पूरा भरा होता है वैलेंसी बैंड। ठीक है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है ये क्या होता है? ये आपका कंप्लीटली एम्प्टी होता है, कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, तो वैलेंसी बैंड कंप्लीटली फुल, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, और इनके बीच का जो गैप होता है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी होती है, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी बैंड गैप। ये मैं बता चुका हूं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। और ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये इतना ज्यादा होता है कि एनर्जी दे के भी आप इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा सकते। बात समझो, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है, यानी कि इतनी एनर्जी अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉन को दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में ये गैप इतना ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 3 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप होता है, और इतना ज्यादा एनर्जी गैप को हम लोग एनर्जी दे के या हीट करके भी नहीं पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रॉन को उस स्टेट में कंडक्शन बैंड में पहुंचा पाए। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि इतना ज्यादा गैप होता है। ठीक, और इसीलिए हम इसको कितना भी एनर्जी दे दें पर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप नहीं कर सकते कंडक्शन बैंड में, और क्योंकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो इसीलिए क्या होता है, ये डजेंट अलाउ करंट। ठीक है, डजंट करंट टू फ्लो, यानी कि ये क्या करता है, ये अलाउ नहीं करता है करंट फ्लो हो पाए। सीधी सी बात है, जब कंडक्ट, मैंने बताया था आपको एनर्जी गैप थ्योरी में, एनर्जी बैंड थ्योरी में, कि जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे केवल वही इलेक्ट्रॉन ही आपके करंट को फ्लो करने में मदद करेंगे। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में है वो किसी भी तरीके के हमारे काम के नहीं है। मैंने बताया था ये है आपके काम के और ये है आपके नाम के। ठीक, तो ये चीज हम लोग पुराने लेक्चर में देख चुके थे। ठीक, तो क्योंकि कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, इसलिए कोई भी तरीके करंट फ्लो नहीं करता, इसीलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं वो जाने जाते हैं हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतना जो गैप है इसका ये इतना ज्यादा होता है कि हम बाहर से एनर्जी दे के भी इसको पूरा नहीं कर सकते, और यही इसका एडवांटेज भी है, यही इसका एडवांटेज भी है। ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक, अब ये एडवांटेज कैसे, इसको समझते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और जब भी करंट फ्लो करता है और उसके ऊपर एक काम करते हैं, इंसुलेटर की लेयर बना देते हैं, ये इंसुलेटर की लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हैंड है, ये मान लेते हैं आपने इसको इस तरीके से ग्रिप में पकड़ रखा है। ठीक है, ये पकड़ा हुआ है। अब देखो, आप जानते हो कि जब भी कभी कहीं करंट फ्लो करता है तो वहां पे क्या होता है, हीटिंग होती है। हीटिंग होने पे क्या होगा, हीटिंग, यहाँ पे मान लेते हैं I²RT की हीटिंग होती है, जानते हो। तो जब करंट फ्लो होगा तो हीटिंग होगी। अब हीटिंग जो होती है वो एक तरीके की एनर्जी है। अब जरा इस इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इस इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप है वो इस तरीके से है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंसी बैंड, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ है, वैलेंसी बैंड में है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। हीटिंग होने का मतलब क्या हो रहा है, हम एनर्जी दे रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जा रही है। कहाँ से आ रही है, या I²RT की आ रही है। तो देखो हो क्या रहा है, अगर हमने इंसुलेटर, हमारा क्या है, उसका बैंड गैप बहुत ज्यादा है, तो जब करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर तो वायर गर्म होता जा रहा है।
लेकिन गर्म होने के बाद भी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ सके। तो यही बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वैलेंसी बैंड को छोड़ ही नहीं पाते हैं, चाहे आप कितनी भी इसे एनर्जी दे दो, इस इंसुलेटर को कितना भी गर्म कर लो। और जब ऐसा होगा यानी कि जब हम बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं, बहुत हीट एनर्जी दे रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके का करंट जो होगा वो लीक नहीं करेगा। वहीं पे अगर पुअर इंसुलेटर होता, यानी कि अगर मान लेते हैं अगर इनका एनर्जी बैंड गैप कम होता, कुछ इस तरीके का होता, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, अगर ऐसा कुछ बैंड गैप होता इनका, कोई ऐसा मेटेरियल ले लेते जिनका बैंड गैप ऐसे है, तो जब तुम हीट एनर्जी से देते, जब तुम हीट एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को हीट करते वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाती और वो क्या करते, क्योंकि बैंड गैप स्मॉल होता तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाते, यहाँ पे आ जाते जंप करके, और एक बार कंडक्शन बैंड में आ जाते तो ये जो इंसुलेटर था ये फेल हो जाता और तुम्हें करंट क्या होता है, यहाँ से वायर में फ्लो होने की जगह तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाता और ऐसे केस में आपको शॉक लग सकता था। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो शॉक लग सकता था यानी कि फेलियर हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए इंसुलेटर का बैंड गैप जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत लार्ज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज, इसीलिए मैं कह रहा था ये एडवांटेज है, दिस इज एडवांटेजियस। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होना डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज है किसी भी इंसुलेटर का, और हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप होगा उतने कम चांसेस हैं उसके हीट एनर्जी मिलने पे इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में पहुंचने के, तो उतना अच्छा इंसुलेटर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप उतना कम चांस वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में जंप होने का और उतना अच्छा इंसुलेटर। तो आई होप समझ में आ गई होगी कि एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो हर बार खराब नहीं होता। इंसुलेटर के केस में इसका ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी हीट एनर्जी डेवलप हो रही है कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण आई स्क्वायर आर टी से, वो कितनी भी हीट एनर्जी क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रॉन को इतना एक्साइट ना कर पाए कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और क्यों, अगर ऐसा हो गया, अगर मान लेते हैं आपने कोई ऐसा इंसुलेटर चुना जिसका बैंड गैप स्मॉल है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और एक बार कंडक्शन में पहुंच गए तो ये क्या होगा, करंट फ्लो करा देंगे, ये करंट फ्लो करा देंगे सरफेस पे, और सरफेस पे करंट फ्लो करके आपने उसे टच करा आपको शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कौन सी ऐसी खास प्रॉपर्टीज है इंसुलेटर की, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो पहली आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो है परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉस। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये चार प्रॉपर्टी जो है, यानी कि अगर आपको इंसुलेटर को जानना है, इंसुलेटर आपको ये पता करना है कि इंसुलेटर कितना ताकतवर है, तो आपको ये चार प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसी भी इंसुलेटर की। इन चार प्रॉपर्टीज को देख के तुम बता सकते हो कि इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर तगड़ा इंसुलेटर है, कौन सा इंसुलेटर एक अच्छा इंसुलेटर है, और कौन सा इंसुलेटर वीक है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक पे बनाऊंगा जिससे हम लोग पूरा डिटेल में जा सकें और इसको अंदर तक समझ सकें। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन की बात करी इंसुलेटर की, अच्छी और बुरी डेफिनेशंस, देन मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, अच्छी डेफिनेशन का क्या मतलब था, लीकेज करंट सीखा, और अच्छा इंसुलेटर जो होगा उसकी कौन कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है हाई रेजिस्टिविटी के लिए वो भी समझी। देन हमने एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में बात करी, मैंने बताया कि बैंड गैप ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है इंसुलेटर्स में, और कौन सी ऐसी चार प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इंसुलेटर अच्छा है कि बुरा, ये चार हमने बताई। अब आने वाले लेक्चर में हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं।